हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वीएल चौधरी, टीम बॉटनी सीएलसी सीकर। तो बड़ा स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 122 में। इसमें अपन मॉड्यूल सॉल्यूशन करेंगे। तो मॉड्यूल की जो एक्सरसाइज है इकोसिस्टम पारितंत्र टॉपिक की, जो फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज है। और बेटा अपन इसके अंदर जो एक टॉपिक है प्लांट सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिक अनुक्रमण। तो वो इस टेस्ट में आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं आएगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन नेक्स्ट टेस्ट में होगा। तो उसके क्वेश्चंस हम आगे डिस्कस करेंगे। यस, उससे पहले के सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। तो ध्यान दीजिए बेटा कि जो मॉड्यूल सॉल्यूशन है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज फर्स्ट। तो एक्सरसाइज फर्स्ट आप कैसे देखो बेटा, चारों ऑप्शन को देके आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। तो एक्सरसाइज फर्स्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको स्टेटमेंट पे विचार करना है, निम्न कथनों पे विचार कीजिए। और स्टेटमेंट क्या है ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद उनमें से बताने की कितने कथन गलत हैं। यस, तो ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट ए, पसली खेत तथा जल पारितंत्र को भी एक प्राकृतिक पारितंत्र माना जा सकता है। तो आप समझ सकते हो, मैंने आपको बताया था बेटा कि जो क्रॉप लैंड होती है, क्रॉप लैंड, ये फसल पारितंत्र होता है ना, फसल पारितंत्र। फसल पारितंत्र आप समझ सकते हैं बेटा कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, कृत्रिम पारितंत्र है, तो वो प्राकृतिक नहीं है। तो स्टेटमेंट ए वहां पर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट बी देखिएगा, विभिन्न प्रजातियों का उदग्र वितरण विभिन्न स्तर ग्रहण करता है। जो वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन है, अलग अलग स्तर ग्रहण करता है, अलग अलग स्ट्रेटा करता है, इसे स्तरीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या है बेटा, सही है, ए गलत हो गया। सी ऑप्शन देखिएगा, प्रत्येक पारितंत्र में व्यक्तिगत जैविक तथा अजैविक कारक एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन देखिएगा बेटा, सकल प्राथमिक उत्पादकता विषम पोषियों के उपभोग के लिए उपस्थित जैव भार है, गलत बात। क्योंकि बेटा आपको मैंने बताया था कि जीपीपी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो जीपीपी माइनस आर बराबर क्या होता है बेटा, एनपीपी। ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। और आपको पता है कि विषम पोषियों या सभी उपभोक्ताओं के लिए अवेलेबल फूड, उपलब्ध जो भोजन है, ये शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं कि डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्लियर। फिर आपका देखिए ई ऑप्शन कि भाई प्राथमिक उत्पादन पादप प्रजातियों पर निर्भर करता है, जो विशिष्ट क्षेत्र में बंधित होती है, बिल्कुल प्लांट स्पीसीज भी डिपेंड करता है प्राथमिक उत्पादन। तो ये आपका ई सही है। तो यहाँ आपके ए और डी गलत हो गए। तो वहाँ पूछिए कितने कथन गलत हैं, तो कितने कथन गलत हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट में 2 कथन बता रखे हैं आपको, ऑप्शन फर्स्ट में 2 कथन गलत बता रखे हैं। यस, तो आपका आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट, आंसर फर्स्ट। यस बेटा, क्लियर हुआ क्वेश्चन। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को बहुत सोच समझ के क्लियर करना होता है, क्वेश्चन को आपको हल करना होता है। अब आप देखिएगा एक्सरसाइज जो फर्स्ट आपकी, इसके अंदर जो आगे क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा, जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यस बेटा, तो देखिएगा, एक सामान्य वातावरण में विभिन्न अंतर संबंधित जातियों की संख्या जो इसमें जीवन यापन कर सके, कि सामान्य वातावरण में विभिन्न अंतर संबंधित जातियों की संख्या। तो अपने कहा था कि एक क्षेत्र विशेष में डिफरेंट प्लांट, एनिमल, जो सूक्ष्म जीव हैं, कई सारी पॉपुलेशन हो और उन पॉपुलेशन में आपस में इंटरेक्शन हो, तो आप समझ सकते हैं क्या बनती है, बायोटिक कम्युनिटी, जैविक समुदाय, बायोटिक कम्युनिटी। तो यहाँ कम्युनिटी भी दे रखा है, लेकिन ज्यादा अच्छा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, जैविक समुदाय। क्योंकि आप जानते हो वहां लिविंग्स की बात कर रहे हो, लिविंग यानी जीवित की सबकी बात कर रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4। यस बेटा। फिर देखिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रकृति की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो आपको मैंने बताया था बेटा कि क्वेश्चन नंबर 3 भाई पर्यावरण की या प्रकृति की फंक्शनल यूनिट क्या है, तो कार्यात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट। आप जानते हैं बेटा इकोसिस्टम है, क्या है बताओ,
इकोसिस्टम, इकोसिस्टम है पारितंत्र। तो आपको पारितंत्र चैप्टर स्टार्ट किया तो फर्स्ट लाइन नोट्स के अंदर लिखाई है। यस बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ये लो जी। क्वेश्चन नंबर 4 स्तर विन्यास का ही है कि भाई समान प्रजातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण, विभिन्न प्रजातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि विभिन्न प्रजातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण, क्योंकि पहले बॉटम लेयर पे, अध स्तर पे आपके कुछ साग घास हो सकती है, फिर आप जानते हो सरब झाड़ी, और फिर ट्री। मैंने बताया ना उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड। समझा दिया मैंने आपको? यस। देखिए फिर आप देखिए बेटा कि नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो भी मैंने आपको बताया था बेटा क्वेश्चन नंबर 5 भी, कि भाई कृत्रिम पारितंत्रों के अभिलाक्षणिक लक्षण हैं। अच्छे से बता देता हूं मैं, कृत्रिम पारितंत्रों के जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, तो कृत्रिम पारितंत्रों के अभिलाक्षणिक लक्षण हैं, अभिलाक्षणिक लक्षण हैं। यस। तो आप देखिएगा कि जो कृत्रिम पारितंत्रों के बेटा अभिलाक्षणिक लक्षण हैं, क्या हैं वो? जैसे पहले अपन बात करें बेटा कि उच्च उत्पादकता, यानी हाई प्रोडक्टिविटी। तो हाई प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल आप जानते हैं कि कृत्रिम पारितंत्र का लक्षण बताया था मैंने, ये गन्ने के खेत की उत्पादकता ऊंची बताई थी आपको मैंने, हाई प्रोडक्टिविटी। तो ये कैरेक्टर है कृत्रिम पारितंत्र का। सेकंड आपको दे रखा है उच्च विविधता, उच्च विविधता, हाई डाइवर्सिटी। ये गलत है। यस बेटा, ये गलत है, क्योंकि कृत्रिम पारितंत्र की विविधता क्या होती है? निम्न विविधता होती है। निम्न विविधता, ध्यान से सुनना, क्योंकि यार फसल तंत्र है तो एक ही प्रकार की फसल है, एक ही प्रकार के प्लांट है, तो विविधता क्या हो जाएगी? कम है वहां पे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? इसका नहीं है। और आपसे ये पूछा है कि भाई कौन कौन से हैं। फिर आपसे पूछा है, थर्ड आपको ऑप्शन दिया है जटिल खाद्य श्रृंखलाएं। तो मैं सारे कैरेक्टर देखो आपको समझा देता हूं। जटिल खाद्य श्रृंखलाएं, ये भी गलत है। यस बेटा, ये भी नहीं है, क्योंकि जो कृत्रिम पारितंत्र होते हैं जैसे फसल पारितंत्र, तो वहां आप जानते हैं कि सरल खाद्य श्रृंखला होती है, सिंपल फूड चेन होती है। क्या होती है बेटा? सिंपल फूड चेन। ये लो, क्लियर? तो ये भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है। तो 4 आपका है कि बेटा खनिज पोषकों का अधिक चक्रण, खनिज पोषकों का अधिक चक्रण। तो बेटा जानते हो कि खनिज पोषकों का अधिक चक्रण भी नहीं है ना, क्योंकि पुअर यानी निम्न, या पुअर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं कि ये भी नहीं है। इसका मतलब आपका यही करेक्ट हो गया, उच्च उत्पादकता। यस, तो ये अभिलाक्षणिक लक्षण है, हाई प्रोडक्टिविटी, है ना। जबकि प्राकृतिक पारितंत्र में उच्च विविधता होती है, जटिल खाद्य श्रृंखला होती है, खनिज पोषकों का अधिक चक्रण होता है ना। तो ये 3 तो आपके प्राकृतिक के दे दिए, तो कृत्रिम का तो यही है। और मैंने आपको सारे कृत्रिम के ये बता दिए आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 100% क्लियर हो गए ना? बोलो। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो अपन बात रहा कि आपको आंसर दे रखा है कि भाई कृत्रिम पारितंत्र का अभिलाक्षणिक लक्षण है। आप समझ रहे बेटा? तो देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का आपको यहाँ मॉड्यूल में आपको आंसर क्या दे रखा है बेटा? मॉड्यूल में आपको आंसर दे रखा है 4, लेकिन वो रॉन्ग है ना, वहां करेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 में मॉड्यूल में करेक्शन है भाई, मॉड्यूल में वो करेक्शन होगा और उसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा आपका, है ना। हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई प्राकृतिक से ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, प्राकृतिक से तो कम ही होती है, लेकिन फिर भी हाई प्रोडक्टिविटी उनका है। बाकी इनमें से तो कोई सा भी करेक्टर नहीं होगा। यस, तो आंसर फर्स्ट ही होगा 5th का। ये मॉड्यूल में करेक्शन है भाई, ध्यान से सुन लेना। क्लियर है? फिर आप देखिएगा कि भाई ये जो आप 6 क्वेश्चन है अपगठन में
तो अपघटन में आप जानते हो जो अपचय प्रक्रम होता है, अपचय, उसमें ऑक्सीजन भी आवश्यक है और सूक्ष्म जीवों की ऊर्जा तो लगेगी ही लगेगी। तो 6 का आपका आंसर क्या है बेटा? थर्ड। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं? तो आपका इस एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 में मॉड्यूल के अंदर करेक्शन है और उसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना आप? इसके बाद में देखिए बेटा, मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सारे कंसेप्ट वाइज इनको बढ़िया तरीके से सीखें। नॉर्मल आपका क्वेश्चन है बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा बेटा कि निम्न में से कौन सा अपघटन में नियमित जलवायु कारकों का अत्यधिक महत्वपूर्ण युग्म है? जो जलवायु कारक क्लाइमेटिक फैक्टर है। तो मैंने बताया था कि क्लाइमेटिक फैक्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको मैंने क्या बताया था बेटा? हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी, अत्यधिक आर्द्रता या नमी, यही बताया था ना आपको, बताओ। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड। बात को समझ रहे हैं? इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा? यदि पृथ्वी से अपघटक पूर्णतः विलुप्त हो जाएं तो सर्वाधिक सटीक प्रभाव होगा। भाई यदि पृथ्वी से अपघटक विलुप्त हो गए तो आपको पता, मैंने बताया था कि खनिजों का पुनःचक्रण नहीं होगा। खनिजों के पुनःचक्रण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? अपघटक। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि यहाँ पर 8 क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? थर्ड हो गया कि नहीं हो गया? यस। नेक्स्ट अपन लेते हैं, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 बेटा देखो यहां पर लेते हैं 9। तो 9वां क्वेश्चन आप देखिएगा, कॉलम फर्स्ट में दिए गए जीवों का नाम का मिलान कॉलम सेकंड में दिए गए उनके पारिस्थितिक नाम से कीजिए। दोनों कॉलम में आप अक्सर मानो सही संयोजन आपको करना है। तो बेटा देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट आपका ए ऑप्शन है, जो ए में आपका है घास। तो मैं सीधा मिलान कर देता हूँ। घास का मिलान आप जानते हो, उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, पीपी प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया। बी आपको क्या दे रखा है बेटा? टिड्डी। तो जो ये आप जानते हो टिड्डी जो दल होता है वो पादपक्षी कीट है। तो आप जानते हैं प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर यानी पीसी। ये ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ट्रॉफिक लेवल T2 को, ये तो आपको पता ही है। और ऐसा ही क्वेश्चन अब की बार नीट एग्जाम में भी आया 2020 के पेपर में भी भाई। यस। उसके बाद आप देखिएगा वहां आपको दे रखा है सी मेंढक। तो आप जानते हो कि मेंढक अगर इंसेक्ट खा रहा है तो द्वितीयक उपभोक्ता होगा, द्वितीयक उपभोक्ता, और T3 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर वहां पर आपको दे रखा है बेटा घास, टिड्डी, मेंढक दे दिया, बाज। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि जो बाज है, बाज, ये अपन बात करें हॉक, तो ये जो होता है ये आप जानते हो वैसे टॉप कंज्यूमर है, टॉप कंज्यूमर, लेकिन वहां आपको दे रखा है द्वितीयक मांसाहारी, द्वितीयक मांसाहारी। यस बेटा। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि जो मैच करता है वो आपका सेकंड ऑप्शन आपका कर रहा है, क्योंकि ये उत्पादक किस पे दे रखा है? आर पे दे रखा है, और प्राथमिक उपभोक्ता किस पे दे रखा है? एस पे दे रखा है। यस बेटा। और ये आप समझ रहे हैं कि जो प्राथमिक मांसाहारी किस पे दे रखा है? सी का, टी दे रखा ना, टी। और क्योंकि द्वितीयक उपभोक्ता मतलब प्राथमिक मांसाहारी हो गया ना, और आप समझ रहे हैं कि डी में क्या दे रखा है? एस, सॉरी डी। तो डी में आपका क्या दे रखा है? क्यों। डी में क्या दे रखा है? क्यों। तो क्यों देखिएगा आपका क्या है? द्वितीयक मांसाहारी। हो गया ना क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपका क्या होगा बेटा? सेकंड।
ये लो। तो ऐसे आप मिलान कर लीजिएगा, मैच द कॉलम का ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर अपन देखेंगे 11। अब कुछ क्वेश्चन अपन बीच बीच में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखिएगा बेटा कि भाई अपघटन की प्रक्रिया में पदों का सही क्रम है। तो आप जानते हैं कि अपघटन की प्रक्रम में जैसे अपन पद लेते हैं, क्रम का क्या मीन हो, तो मतलब आप जानते हैं कि समांतर रूप से प्रक्रियाएं चलती है, लेकिन फिर भी जैसे अपन बात करेंगे खंडन, फ्रेगमेंटेशन, निक्षालन, लीचिंग और अपचयन बताया था आपको, अपचयन बताया था, कैटाबोलिज्म, और फिर आपको ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमसीकरण, और फिर आपको बताया था जैसे अपन बात करा कि खनिजी भवन यानी मिनरलाइजेशन। तो ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। तो ऐसा आंसर उसमें कौन सा दे रखा है बेटा? फर्स्ट ही दे रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा 11 का। यस। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 है कि 12 क्वेश्चन को अपन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 है। तो 12 देखिएगा कि भी ह्यूमस के लिए कौन सा सही नहीं है। ये गहरे रंग की होती है, कलील प्रकृति की होती है, सही है, गहरे रंग का होता है, कोलाइडल नेचर का होता है, इसमें अत्यधिक तेज दर से अपघटन होता है। तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि ह्यूमस सूक्ष्म जीवी क्रियाओं के लिए प्रतिरोधी होता है। अपन ने कहा था इसका मतलब ये नहीं कि होगी नहीं, जीवाणु अपघटन होगा ही नहीं, है ना, प्रतिरोधी होता है, लेकिन सूक्ष्म जीवी प्रक्रियाओं के लिए क्या होता है? प्रतिरोधी। यस। तो वहां अपन देखें बेटा कि अपघटन होगा लेकिन धीमी गति से, और फिर बैक्टीरिया उससे मिनरल को रिलीज करेंगे, वो मिनरलाइजेशन होता है। तो खैर इसका आप जानते हैं कि बाकी रिजर्वियर ऑफ न्यूट्रिएंट, पोषकों का भंडार तो ही, क्योंकि अधिकांश अपघटन हो चुका है उसका। यस। तो आप जानते हैं कि 12 क्वेश्चन में आंसर क्या हो गया? थर्ड। यस। नेक्स्ट आप देखिएगा इसमें, तो आप जानते हैं कि एक्सरसाइज स्टेज फर्स्ट के जो फर्स्ट पेज उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में करेक्शन है। 5 का आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। यस बेटा, ये लो जी। फिर आप ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर आगे अपन बताएंगे आपको कि भी क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखिएगा बेटा क्या क्वेश्चन दे रखा आपको, बताओ कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक पिरामिड का आधार भाग उत्पादकों का तथा शीर्ष भाग तृतीयक अथवा श्रम उपभोक्ताओं को व्यक्त करता है। तो फर्स्ट 100% करेक्ट है। सेकंड देखिएगा, जैव भार के पिरामिड हमेशा ही सीधे होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि जैव भार का अगर आप बड़े तालाब में लोग तो उल्टा हो जाएगा, तो गलत हो गया ना स्टेटमेंट। ऑलवेज आ गया पे, सामान्यतः तो सही हो जाता। थर्ड ऑप्शन देखिएगा, प्राथमिक उत्पादकता इनको उपलब्ध सूर्य की ऊर्जा केवल 10% भागी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता में रूपांतरित करते हैं, है ना। तो आप जानते हैं कि ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि 1 से 5 तो जीपीपी बनती है, तो एनपीपी तो बाद की बात आ गई। यस। तो तीसरा भी क्या है? रॉन्ग है। और चौथा देखो, पोषण स्तर एक जाति को व्यक्त करता है, कार्य स्तर गलत बात। अपन ने कहा था कि फंक्शनल लेवल को बताता है, कार्यात्मक स्तर को बताता है, न कि एक जाति को बताता है। तो चौथा भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। आंसर क्या हो गया? फर्स्ट ही हो गया बेटा आंसर फर्स्ट। हाँ, तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और नीचे आपसे पूछा है कि कौन से गलत हैं। यस। स्टेटमेंट फर्स्ट है ए आपको दे रखा है बेटा कि द्वितीयक उत्पादकता को उपभोक्ताओं के द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। सही है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर लेवल पे होती है, और उनके द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ, लेकिन वो ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ए स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर आप जानते हो बी स्टेटमेंट देखिए, वहां पर वार्षिक सकल प्राथमिक उत्पादकता महासागरों की अपेक्षा स्थलीय पारतंत्र में अधिक होती है। बेटा वहां जीपीपी दे दिया, जबकि एनसीईआरटी ने क्या बता रखा है? एनपीपी। जीपीपी माइनस आर क्या बता रखा है? एनपीपी बता रखा है। वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दे रखी है, सकल नहीं दे रखी है। तो बी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सी स्टेटमेंट में देखिए, संपूर्ण जैवमंडल की कार्बनिक पदार्थों की वार्षिक नेट प्राथमिक उत्पादकता जो एनपीपी है वो 170 बिलियन टन है, जबकि वहां क्या बता रही है आपको? मिलियन बता रही है। क्वेश्चन में क्या बता रही है बेटा? मिलियन। तो ये रॉन्ग हो गया ना, सी भी रॉन्ग हो गया। डी देखिएगा, डी ऑप्शन है ही नहीं। आप समझ रहे कौन से गलत हैं? तो यहां पर बी और सी, केवल बी और सी रॉन्ग है, केवल बी व सी। लेकिन आपको मॉड्यूल के अंदर आंसर इसका क्या दे रखा है? 4 ABC। यस। तो बेटा करेक्शन होगा इसमें, और करेक्शन होगा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना
वो आपका होगा सेकंड। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? सेकंड, 15 क्वेश्चन का। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं यहाँ पर केवल। यस, अब देखिएगा बेटा और ध्यान से देखिए कि मैंने सारे करेक्शन आपको बता दिए हैं, समझ रहे हो ना। अब देखिएगा बेटा, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर, वहां पे मैं आपको बता रहा हूं बेटा 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अपगठन के बारे में कौन सा कथन गलत है? ह्यूमस सूक्ष्म जीवी क्रियाओं के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है और अपगठन कम दर से होता है। तो वहां ए ऑप्शन आपका क्या है बेटा? करेक्ट है। अपगठन उच्च मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यक वाला प्रक्रम है। अभी हमने बताया था कि अपचयन में ऑक्सीजन की उच्च मात्रा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड, ताप तथा मृदा की नमी अपगठन में महत्वपूर्ण वातावरणीय कारक नहीं है जो कि मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की क्रिया को प्रभावित कर अपगठन को नियंत्रित करते हैं। थर्ड वहां पे रॉन्ग हो गया। और फोर्थ, यदि निश्चित वातावरणीय परिस्थिति में अपगठन की दर धीमी होती है, यदि लिग्निन और काइटिन अप्रद में ज्यादा हो, अगर लिग्निन काइटिन ज्यादा होगा और नॉर्मल एनवायरमेंट कंडीशन है, नमी आर्द्रता ज्यादा नहीं है, तो फिर धीमी गति से होगा। सही है, चौथा ऑप्शन वहां पर सही है। तो आंसर उसका क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड। आंसर थर्ड हो गया 17 का, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको इंपॉर्टेंट दे रखा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपको एक अपराइट पिरामिड, सीधा पिरामिड बता रखा है, अपराइट पिरामिड बता रखा है बेटा आपको। और अपराइट पिरामिड में आप जानते हो कि सबसे आधार पे प्रोड्यूसर और टॉप कंज्यूमर पिरामिड में होते ही हैं। ऊपर दिया गया स्तूप सभी घास का मैदान हो, तालाब हो, वन हो, यानी किसी भी प्रकार का परितंत्र हो, सीधा ही कहाँ आएगा? तो क्या जैव भार में ऐसा हो सकता है? नहीं। क्या संख्या में ऐसा हो सकता है? नहीं। तो ये आपका किसका होगा बेटा? ऊर्जा का स्तूप होंगे, ऊर्जा के स्तूप। मतलब एनर्जी के पिरामिड कहीं पर भी हो, अपन ने बताए थे कि एनर्जी के पिरामिड ऑलवेज क्या होते हैं? एनर्जी पिरामिड ऑलवेज अपराइट होते हैं, हमेशा कैसे होते हैं? सीधे होते हैं, ऑलवेज अपराइट। तो चाहे कैसा भी पारितंत्र हो बेटा, एनर्जी के पिरामिड सीधे होते हैं। इसलिए क्वेश्चन का आंसर जो आपका है वो थर्ड हो गया। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? थर्ड, 18 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्नतम से प्रथम पोषण से उच्चतम शीर्ष स्तर में घटता है, तो मुख्यतः स्पष्ट करता है। तो आप समझ रहे हैं कि द्वितीयक नियम को करता है। क्यों? मैंने कहा था ना कि जब निचले पोषण स्तर से उच्चले पोषण स्तर पर जाती है तो उष्मा के रूप में खूब हीट लॉस हो रहा है, 90% का लॉस हो रहा है। तो आप जानते बेटा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेकंड, 19 का। चलो भाई, उसके बाद देखिए बेटा आप मतलब जो क्वेश्चन नंबर 21 है कि एल्टोनियन जैविक स्तूप सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 21 दे रखा है उसमें भी आपको क्या दे रखा है बेटा कि भाई एल्टोनियन पिरामिड की बात कर रखी है कि एक पारितंत्र की निक्षालन प्रक्रिया करते हैं, आवास खंडन करते हैं, आवास में ऊर्जा प्रवाह, तो ऊर्जा प्रवाह करते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीसरा आंसर हो जाएगा, इसके अलावा कोई आंसर ही नहीं होता उसका। यस बेटा। उसके बाद में देखिएगा कि किसी पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला सामान्यतः 3 से 4 पोषक स्तरों तक सीमित होती है। क्यों भाई? तो वही अपन ने बताया, क्योंकि लोअर ट्रॉफिक लेवल से हाई ट्रॉफिक लेवल पे अपन जाते हैं तो ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? घटती है। बात को समझ रहे हो ना? अकॉर्डिंग रूल ऑफ इकोलॉजिकल 10%। तो वहां आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। यस। फिर देखिए 23, शाकाहारी और अपगठों को उपभोग के लिए उपलब्ध जैव भार होता है, तो एनपीपी तो होता है। अवेलेबल फूड क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 23 में एनपीपी वही तो होता है ना, पहले बता दिया आपको मैंने। 4 आंसर आपका हो गया। यस बेटा, क्लियर है? हाँ। फिर आप देखिएगा अपन ने बताया था कि संख्या का खड़ा पिरामिड किसमें नहीं होता, तो वहां आपका चौथा ऑप्शन ही होगा वन वृक्ष, 26वें क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 26 में कि भाई या तो एक वन में या फिर ट्री डोमिनेट इकोसिस्टम हो तो फिर संख्या का पिरामिड या तो तर्करूपी हो सकता है या उल्टा हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4। फिर देखो आपको 27 और ये जो 28 क्वेश्चन वहाँ अनुक्रमण के दे रखे हैं, और अनुक्रमण के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट करवा देंगे। और 32वां क्वेश्चन है जो आगे बायोडाइवर्सिटी का, स्थायी समुदाय का। यस बेटा।
तो वो अपन बात करें बेटा कि आपको नेक्स्ट करवा देंगे। यस, तो एक्सरसाइज फर्स्ट में आपका 5वां क्वेश्चन में करेक्शन है और 15वें क्वेश्चन में करेक्शन है। यस, तो ये आपकी बातें आपके सामने है, क्लियर। फिर आप देखिएगा अपन यहाँ स्टेज सेकंड की बात करेंगे। तो स्टेज सेकंड में देखिएगा बेटा, हाँ बेटा, तो देखो स्टेज सेकंड के अंदर यहाँ अपन बात करेंगे मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक प्राकृतिक पारतंत्र में आवासों की व्यापक विभिन्नता मुख्यतः किस पे निर्भर करती है। तो बेटा पहले आ चुका है लोकल और रीजनल वेरिएशन पे, ये पहले चैप्टर में आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका आंसर फर्स्ट ही आपका होगा। रीजनल और लोकल जो वेरिएशन है स्थानीय और क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बेटा एनर्जी फ्लो का बता रखा है, तो आपको सेकंड आंसर दे रखा है। यस बेटा, और आप समझ रहे हैं कि ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में ऊर्जा की मात्रा, थर्ड आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो वहाँ आप समझ रहे हैं कि फर्स्ट ही आपका होगा, है ना। फिर आप देखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 है कौन सा उच्चतम ऊर्जा रूपांतरण दक्षता रखते हैं, ऊर्जा रूपांतरण की। तो आप जानते हो प्रोड्यूसर ही तो है भाई, प्रोड्यूसर ही हैं जो सोलर रेडिएशन को केमिकल एनर्जी में उत्पादक, जिनको आप क्या कहते हैं, ट्रांसड्यूसर, प्रवर्तक या कन्वर्टर, ये इन्हीं को तो कहा था ना, कन्वर्टर है कि नहीं है। तो वो आप जानते हो सोलर एनर्जी को किसमें चेंज कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में, बताया ना आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो यहाँ पर आपका आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, फर्स्ट। ये लो जी। फिर देखो कि भाई क्वेश्चन नंबर 5, प्रति इकाई क्षेत्रफल में उच्चतम उत्पादकता, सबसे ज्यादा उत्पादकता किसकी है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की उत्पादकता पृथ्वी पर सभी पारतंत्रों में, प्राकृतिक और कृत्रिम, प्राकृतिक में और कृत्रिम में, और समुद्र की कोरल रीफ से भी सबसे ज्यादा मैं अपने प्रोडक्टिविटी किसकी बताई थी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा उत्पादकता पृथ्वी पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की होती है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, यह सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है अर्थ के ऊपर। समझे नहीं समझे। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका है 5, उसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ही हो जाएगा। हाँ, कृत्रिम पारतंत्रों में फिर देखें तो गन्ने की, लेकिन इनसे तो ज्यादा नहीं उसकी भी। यस, फिर देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूंगा मैं वहां पर। तो देखिएगा बेटा कि उन्हें निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है ताकि वो अपेक्षित अणुओं के संश्लेषण की बढ़ती हुई अव्यवस्था के प्रति सर्वव्यापी प्रकृति संघर्ष कर सकें। तो आप जानते बेटा कि जो हीट लॉस होता है, आप जानते कि निम्न से उच्च पोषण स्तर में जो उष्मा का हास होता है, बहुत बड़ी ऊर्जा खत्म हो रही है, तो उसके लिए सूर्य के प्रकाश की निरंतर आपूर्ति की जरूरत है। तो वो आप जानती हो कि उष्मा गतिकी के सेकंड लॉ को डिफाइन करता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेकंड, जो आपको एनसीईआरटी की लाइन दे रखी है। बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये है, ये एनसीईआरटी में आपको अच्छे से दे रखा है। ठीक है भाई। फिर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर बेटा यहाँ पर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखिए बेटा, पारितंत्र का स्थायित्व है किससे प्रत्यक्षता संबंधित नहीं है। भाई पारितंत्र का स्थायित्व किससे संबंधित नहीं है, तो लॉन्ग फूड चेन दे रखी है। भाई फूड चेन क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए। शॉर्ट होगी तो स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा होगा।
दूसरा आपको ऑप्शन वहां दे रखा है बेटा कि भाई अधिक जाति विविधता, बिल्कुल विविधता जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा होगा, उत्पादकता ज्यादा होगी उतना होगा। चौथा आपको दे रखा आनुवांशिक विविधता। तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आंसर आपका क्या है, चौथा ही है कि आनुवांशिक विविधता। तो फसलों में किस्म होती है ना, किस्म वेराइटीज उनकी होती है, सही। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ एक्सरसाइज सेकंड के अंदर बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिएगा बेटा, आपको डायग्राम दे रखे हैं और बता रखा है कि भी कौन सा स्तूप पादप पलकों की सूक्ष्म खड़ी फसल को प्रदर्शित करता है। तो जंतु पलक की अधिक खड़ी फसल को सामर्थ्य दे रही है। भाई ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा रैपिडली डिवाइड होकर अपना जन्म दर ज्यादा रखकर, बायोटिक पोटेंशियल ज्यादा रख के, और फिर वो अपने से ज्यादा जैव भार वाले जंतु पलकों की पोषण आपूर्ति कर रही है। मैंने आपको बताया था, तो उल्टा पिरामिड बताया था समुद्र में उल्टा पिरामिड, बोलो प्रति पिरामिड मैंने आपको बताया था। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ इस 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फर्स्ट ही होगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट। यस, तो ये बेटा देखो आपके एक्सरसाइज जो सेकंड हो गई। उसके बाद अपन बात करेंगे एक्सरसाइज थर्ड की, स्टेज थर्ड की। उसमें कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। और बेटा एक्सरसाइज 4 तो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, तो अपने यूट्यूब चैनल पे, सीएलसी यूट्यूब चैनल पे पूरा एग्जाम का परफेक्टली, वहाँ तो पैनल के ऊपर क्वेश्चन और ऑप्शन सारे है ना, तो वहाँ आपको एग्जाम वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है ना, तो सीएलसी यूट्यूब चैनल पे इकोलॉजी के नाम से आपका ये पेपर है, इकोसिस्टम वाले क्वेश्चन उसमें है, और इजीली आप वहाँ पर देख लेना। यस, ये है बेटा, समझ रहे हो ना। तो देखो कि ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, कोई एक आधा की करेक्शन है उसमें आपको प्रॉब्लम आ जाती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। हाँ बेटा, तो ये बात आपकी है। अब देखिएगा स्टेज थर्ड। हाँ तो देखो बेटा स्टेज थर्ड के अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो स्टेज थर्ड के अंदर सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने सोल्व करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। यस बेटा, जो जनरली देखो इसका कंसेप्ट समझा देता हूँ कि पारितंत्र संतुलन पर घातक प्रभाव होगा। यह अपन बात उठा कि इकोसिस्टम बैलेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा, अगर वो हट जाएंगे तो घातक प्रभाव होगा। तो आप इसमें आप जानते हो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है प्रजाति विलुप्त हुई है, दूसरा ऑप्शन परभक्षी विलुप्त हुए हैं, तीसरा ऑप्शन कुंजशील प्रजाति विलुप्त हुई है। तो बेटा इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आपका होगा वो थर्ड होगा। अब आप समझ लीजिए कि कीस्टोन जातियां होती क्या है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, कीस्टोन स्पीसीज, कुंजशील जातियां क्या होती है बेटा, कुंजशील जातियां, कीस्टोन स्पीसीज क्या होती हैं। तो बड़ा ध्यान से देखिए कि कीस्टोन स्पीसीज होती हैं वे जातियां जो पारितंत्र में संख्या में बहुत कम है, बहुत कम होती हैं, लेकिन पारितंत्र के संतुलन में सबसे अधिक भूमिका रखती हैं, या उनका बहुत ग्रेट रोल है, पारितंत्र में बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे ध्यान दो तुम किसी जंगल में अपन बात करें क्या, वन में टाइगर लोयन, अभी टाइगर लोयन होते तो बहुत कम है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उस पारितंत्र पे बहुत बड़ा नियंत्रण इनका होता है, क्योंकि ये शाकाहारियों को खाते हैं तो शाकाहारी की संख्या कंट्रोल रहती है, तो शाकाहारी पौधों को खाएंगे तो सब चीज़ें कंट्रोल में रहती है। अगर ये नहीं होंगे तो शाकाहारी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और ग्रेजिंग करेंगे वो, और ग्रेजिंग करेंगे तो फिर अतिचारण करके पौधे समाप्त होने के चक्कर में वो खुद भी खत्म हो जाएंगे इस स्पर्धा के कारण। यस बेटा, तो आप जानते हैं टाइगर लोयन। और मैंने आपको बताया था कि जैसे कई वनों में जो अंजीर और बरगद है वो भी कीस्टोन है, क्योंकि अंजीर उस समय फल देता है, फ्रूट देता है या बीज देता है जब अन्य कोई पादप नहीं देते हैं, तो बहुत सारे पक्षी इन पे डिपेंड होते हैं। यस, अंजीर और बरगद पे। तो ये भी क्या है, कीस्टोन जातियां, कुंजशील जातियां, कीस्टोन स्पीसीज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपका थर्ड हो गया बेटा। अब देखिएगा वहां क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,
कि भाई आप निम्न पर विचार कीजिए, जैसे ए आपको दे रखा है अप्रद प्रकृति नाइट्रोजन युक्त घुलनशील कार्बोहाइड्रेट, और बी आपको उच्च तापमान, सी उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में मृदा आर्द्रता, मृदा पीएच ये, और उच्च तापमान प्लस निम्न आर्द्रता। तो ए बी सी डी ई ऑप्शन दे रखे हैं आपको। वो कह रहा है कि कौन सा कारक अपघटन की तीव्र दर के लिए उपयुक्त नहीं है, तो यहां पर आपका थर्ड ऑप्शन होगा कि केवल आप जानते हैं कि ई। देखो उच्च तापमान उच्च आर्द्रता ये सब सहायक होते हैं, वहां पर ई ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है बेटा कि उच्च तापमान तो दे दिया, कोई बात नहीं, ये तो अपघटन को तीव्र करेगा, लेकिन उसके साथ में क्या दे दिया, उस तापमान के साथ निम्न आर्द्रता। तो ये नहीं होना चाहिए भाई, उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता होनी चाहिए थी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आपका क्या हो गया, ई। बाकी सारे आप जानते हो कि देखो ए ऑप्शन है अप्रद की प्रकृति नाइट्रोजन युक्त और घुलनशील कार्बोहाइड्रेट, तो ये अपघटन की तीव्र गति की। उस तापमान भी सही है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में आप जानते हो उस तापमान उत्तर आर्द्रता होती है, वो भी सही है, मृदा की पीएच भी सही दे रखी है। तो फिर ई ऑप्शन आपका इसमें उस तापमान तो सही दे दिया, लेकिन प्लस निम्न आर्द्रता ये गलत दे दिया। तो ई ऑप्शन यहाँ पर आपका नहीं होगा, उपयुक्त नहीं होगा, किसके लिए, अपघटन की तीव्र गति के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि आंसर क्या हो गया वहां पे, थर्ड। आंसर क्या हो गया, थर्ड। यस बेटा। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल है कि भी स्तंभ ए का स्तंभ 2 से मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं उनमें एन युक्त यानी पत्तियां ये होती हैं वहां पर, तो एन युक्त कूड़ा करकट। फिर आप देखिएगा कि आपको गर्म और आर्द्र परिस्थितियां होती है वर्षा वनों के अंदर। यस बेटा। अभी जो फालन लोग होते हैं, लकड़ी के लठ होते हैं, वो कम आर्द्र युक्त होते हैं। यस। और शीतोष्ण वनों में जानते हो पाइनस होते हैं, वहाँ ट्रपेटाइन रेजिनरी ज्यादा होते हैं, मतलब शंकुधारी में इनके अंदर। तो थर्ड क्वेश्चन का आपका आंसर फर्स्ट ही बैठ रहा है, फर्स्ट। यस ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 4, ये इंपॉर्टेंट है, फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। 4 क्वेश्चन आप देखिएगा, एक तालाब पारतंत्र में पादप प्लवक उच्च उत्पादकता वाले हैं, लेकिन इनमें निम्न जैव भार पाया जाता है, इसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। बेटा उच्च उत्पादकता वाले मतलब तो हैं वो, मतलब जीपीपी है लेकिन एनपीपी उनका संचय कम है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उनकी कमी है ना, बायोमास। तो जानते हो अपन एक बात कही थी कि जो पादप प्लवक होते हैं वो कम स्टैंडिंग क्रॉप, मतलब कम खड़ी फसल उनकी कम होती है, बायोमास कम होता है, लेकिन अपने से ज्यादा बायोमास यानी जंतु प्लवकों का वो पोषण की आपूर्ति कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर बायोटिक पोटेंशियल हाई होता है, वो कारण बताया था। यहाँ क्वेश्चन अलग पूछा है, यहाँ पूछा है कि जो फोटोसिंथेसिस तो खूब करते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन, पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन, लेकिन तुम जानते हो वो अपने श्वसन में बहुत ज्यादा खर्च कर लेते हैं, एक तो श्वसन में उपभोग ज्यादा करते हैं एक तो, और बहुत ही जल्दी से वो जूप्लैंक्टन के द्वारा खा लिए जाते हैं, इसलिए उनका बायोमास हमेशा क्या रहता है, कम ही रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, थर्ड आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। यस बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस कि इनका श्वसनीय व्यय उच्च है, तो फिर उनकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम होती है, यानी बायोमास जो संचय वो कम होता है, और उपभोक्ताओं के द्वारा शीघ्रता से उपभोगित हो जाते हैं। बात को समझ रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बेटा, 4। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि सागर और बड़े तालाब की खाद्य श्रृंखला क्या रखेगी। तो बेटा अगर आपने कहा था कि लार्ज ओशियन हो, वो सॉरी लार्ज पॉन्ड या ओशियन हो, समुद्र हो, तो वहां अगर मान लो अपन जैव भार के पिरामिड बनाए खाद्य श्रृंखला के अनुसार, तो जैव भार के पिरामिड वहां पर आपने क्या बताए थे बेटा, उल्टे उल्टे बताए थे ना, है ना, इनवर्टेड। तो यहां जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। यस बेटा है, बोलो भाई। अब देखिएगा आप आगे, तो सारी बातें आपको अपन ने यहां बता दी है। यस बेटा। और मैंने आपसे कहा था कि अपन ने पिछले लेक्चर में सक्सेशन का स्टार्ट कर दिया, तो उस लेक्चर को पढ़ के आप फिर अगले टेस्ट का सिलेबस शुरू करो, तो उसको पढ़ के आपको करना है बेटा। बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि सक्सेशन से फिर अगले टेस्ट में आएगा, सक्सेशन इस टेस्ट में नहीं आएगा। यस बेटा, ध्यान से सुनना। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर जो आपका है, ये अपन कहें बेटा
कि क्वेश्चन नंबर आपका, मैं आपको बताऊं बेटा 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 बताता हूं मैं डायरेक्ट आपको, बाकी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है बेटा, उपभोक्ताओं के द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर को परिभाषित आप किससे करोगे? तो आप किसके रूप में करोगे बेटा? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के रूप में करोगे। किसके रूप में करोगे? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के रूप में। जो उपभोक्ताओं के द्वारा, मैं आपको बता दूं कि भाई उपभोक्ताओं के द्वारा, तो इस 8 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि उपभोक्ता स्तर पे नए कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण की दर मैंने आपको बताई थी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, तो 8th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? 4, सॉरी सेकेंड, आंसर क्या होगा? सेकेंड। क्लियर है? फिर देखिए 9th क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो 9th क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, क्वेश्चन नंबर 9 जो बेटा आपको दे रखा है वो इंपॉर्टेंट है। वहां आपको बता रखा है कि खड़ी फसल और खड़ी अवस्था के बीच सही अंतर बताओ। तो बेटा दिमाग लगे जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप जो खड़ी फसल है, समझना कि वो लिविंग बायोमास होता है। लिविंग बायोमास यानी जीवित जैव भार, यानी बेटा आप कहो कि वो लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है, जीवित कार्बनिक पदार्थों का भार है, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। अच्छा सुनो, इकाई क्षेत्रफल में हरे पेड़ पौधों ने जो प्रकाश संश्लेषण किया जीपीपी शोषण में खर्च करने के बाद, उनके अंदर जीपीपी माइनस आर, तो एनपीपी, ये एनपीपी अवेलेबल फूड अगले ट्रॉफिक लेवल के लिए। अब शाकाहारियों ने भक्षण किया, तो शाकाहारियों ने अपने शोषण में खर्च करने के बाद उनकी बॉडी में संचय हो गया, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। फिर आप जानते हो कि मांसाहारियों ने खाया, मांसाहारियों ने अपने शोषण में खर्च करने के बाद अपने बॉडी में संचय कर लिया। तो जो लिविंग बायोमास पर्टिकुलर एरिया में लिविंग बायोमास है, वो स्टैंडिंग क्रॉप होती है। इनमें से कोई भी शाकापत्ति, कोई भी पादप का भाग या जंतुओं के मृत अवशेष या मलमूत्र हो जाता है, तो वो इससे स्टैंडिंग क्रॉप से आउट हो जाता है। स्टैंडिंग क्रॉप से क्या हो जाता है? आउट। यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर को अपन कभी भी, डेड ऑर्गेनिक मैटर को, या आपको मैंने बताया था कि डेड बायोमास को अपन कभी भी किस में इंक्लूड नहीं करेंगे? स्टैंडिंग क्रॉप में इंक्लूड नहीं करेंगे। यस, आप देखिए बेटा, जबकि आपको मैंने भी समझाया परिभाषा में कि स्टैंडिंग स्टेट क्या है। स्टैंडिंग स्टेट ये क्या होती है कि इन जटिल कार्बनिक मर्द कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से इकाई समय में, इकाई क्षेत्रफल में मृदा में जो खनिज आयनों की प्रतिशतता है, खनिज आयनों की मात्रा, अकार्बनिक खनिजों की मात्रा जो है, वो क्या स्टैंडिंग स्टेट है। तो स्टैंडिंग स्टेट तो सोइल से वापस प्लांट में एंटर कर सकती है, या नॉन लिविंग से लिविंग में, लेकिन ये सर्कुलेट नहीं हो सकती है, लिविंग टू लिविंग ही चलती है। बस डेड होते ही ये आउट हो जाती है स्टैंडिंग क्रॉप से। तो ध्यान से सुनना, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कि यह एक पारतंत्र में उपस्थित अकार्बनिक खनिजों की मात्रा है, तो रॉन्ग हो गए वैसे ही, क्योंकि खड़ी फसल तो लिविंग है, बायोमास है, ऑर्गेनिक है, कार्बनिक है, और खड़ी अवस्था यह पारतंत्र में जैव भार की मात्रा गलत हो गया पहला। दूसरा भी गलत होगा, ये मर्द पदार्थों के भाग को प्रदर्शित करती है, कर ही नहीं सकती खड़ी फसल, और फिर आपका खड़ी अवस्था भी गलत होगा। तीसरा देखो, ये जीवित और अजीवित घटकों के मध्य प्रभावित नहीं हो सकती। हाँ, तो खड़ी फसल कभी भी जीवित और अजीवित के मध्य प्रभावित नहीं हो सकती, ये तो जीवित में चलेगी, मर्द होते ही अलग हो जाएगा वो मामला। यस, और वो आप जानते हो कि जीवित और अजीवित घटकों के मध्य प्रभावित हो सकती है। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन आपका क्या बेटा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 9th का आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। यस, तो आप ध्यान दीजिए बेटा कि जो आपने 9th क्वेश्चन की बात की यहाँ पर, फिर आपका देखो बेटा ये नियमित रूप से समाप्त हो जाता है और फिर तैयार किया जाता है ना, और ये निरंतर संश्लेषित और उपभोग कर लिया जाता है? और आप जानते हो कि कि स्टेज थर्ड का जो आपको 9th क्वेश्चन दे रखा है, यस बेटा, उसमें आपका आंसर क्या होगा? थर्ड। क्या आंसर होगा भाई? थर्ड। क्लियर? इसके बाद देखो 10वां क्वेश्चन है, पारतंत्र किससे बना है? तो पारतंत्र बेटा जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है। यस, बाकी सक्सेशन के क्वेश्चन तो मैंने आपको सक्सेशन थोड़ा सा करवा दिया।
उससे जितना होता है तो नॉर्मल मैंने परिभाषा यही बताई है बेटा। अब मैं सक्सेशन नेक्स्ट अपन लेक्चर में लेंगे टेस्ट के साथ, बात को समझ रहे हो आप? तो बहुत परफेक्टली अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे सक्सेशन। यस, और उससे पहले आप सारे क्वेश्चंस कर लें, पेपर को बहुत अच्छे से दें। कोई भी डाउट है, होगा ही नहीं, कोई भी डाउट है तो आप उसको भेज दीजिएगा। यस, एक मैं आपको बताऊं कि जो स्टेज फर्स्ट का 32वां क्वेश्चन है वो आगे जाकर आगे के स्थायी समुदाय यानी बायोडायवर्सिटी का चैप्टर क्वेश्चन है, स्टेज फर्स्ट का 32वां क्वेश्चन। तो स्टेज फर्स्ट का जो 32वां क्वेश्चन है वो आउट है, वो मैं करवा दूंगा आगे, है ना। अच्छा, इसके बाद देखिए बेटा, मैं इस मॉड्यूल में वापस से थोड़ी नज़र घुमाता हूँ कि भाई क्या नज़र घुमाता हूँ मैं आपके सामने। भाई जैव रासायनिक चक्कर ये सारी चीज़ें आपको करवा दी, केवल सक्सेशन अनुक्रमण को छोड़ना है जो नेक्स्ट आराम से हो जाएगा। क्लियर बेटा? तो देखिएगा, सबसे पहले अपन वापस से आते हैं स्टेज फर्स्ट पे। स्टेज फर्स्ट में मैंने मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको बता दिए थे बेटा। जैसे स्टेज फर्स्ट का ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 है ये इजीली हो जाएगा। 14 क्वेश्चन मैं नहीं बताया होगा, 14 क्वेश्चन। वहाँ देखो मैंने आपको बताया था ना फॉस्फोरस साइकिल, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जैसे फॉस्फोरस साइकिल में रॉक होती है, चट्टान होती है रॉक, और इनमें फॉस्फेट आयन के रूप में होता है। फिर विदरिंग होती है, इनका पक्ष होता है विदरिंग, तो ये चला जाता है सॉइल सॉल्यूशन में, मृदा विलयन में। यहाँ से इसको अपटेक कौन कर लेते हैं? प्लांट। प्लांट बताए थे मैंने आपको। प्लांट से फिर कहाँ चला गया? एनिमल बायोमास बन गया था। अब कोई भी पादप भाग की मृत्यु होती है, लेटरफॉल, और कोई एनिमल की डेथ होती है, तो ये आपका डेड बायोमास हो गया। तो डेड बायोमास, मृत जैव भार से उसका अपघटन होगा तो वापस सॉइल सॉल्यूशन में डिकम्पोजिशन, जो कौन करेंगे? फॉस्फेट सोल्यूबल बैक्टीरिया यानी फास्फेट विलेयकारी जीवाणु अपघटन करता। अब बेटा वहां दिमाग लगाना, देखो आपको क्या दे रखा है कि पहले सॉइल सॉल्यूशन, यहां तो आपको लिख लिया बी, है ना, और यहां ध्यान से सुना, प्रोसेस क्या दी है? बी, इसको यहां उन्होंने खाली छोड़ दिया और क्या दे दिया? सी। यस, और यहां कंज्यूमर के बाद यहां पर उन्होंने क्या दे दिया? डी, इसको डी दिया था। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, और ये डी के बाद ये सॉइल सॉल्यूशन को उन्होंने क्या दिया? ए। तो ध्यान दीजिएगा कि अब आपसे पूछा है क्रमशः ए बी सी डी को पहचानिए। तो देखो बेटा कि ए तो आपका सॉइल सॉल्यूशन है, बात को समझ रहे हैं? मतलब सॉरी, यहाँ आपको क्या दिया है? वो ए दिया है ना, डेड बायोमास से अपघटन करते हुए दिया है। तो ए पर तो आपको क्या दे रखा है बेटा? वहां पर अपघटन, इस डेड बायोमास का अपघटन बता रखा ना, है ना, डेड बायोमास का अपघटन। और यहाँ विदरिंग दे रखी है, बी पे अपक्ष, बी पे विदरिंग दे रखी है, सी पर प्लांट, सी पर क्या? प्लांट, और डी पे डेड बायोमास, डी पे क्या दे रखा है? डेड बायोमास। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, है ना बेटा? सेकंड आपका आंसर इसमें हो जाएगा, सेकंड आंसर इजी हो जाएगा। यस बेटा, ये 14 क्वेश्चन आपका मैंने बता दिया एक्सरसाइज फर्स्ट का। अच्छा, सेकंड एक्सरसाइज के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, मोस्ट ऑफ आपको मैंने बता दिए। फिर भी देखो, फास्फोरस का जैव रासायनिक चक्र होता है, जो 9वां क्वेश्चन है, स्टेज सेकंड का 9वां क्वेश्चन, सेकंड का 9वां क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बता दिए मैंने। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आपको बता रखा है कि फास्फोरस का जैव रासायनिक चक्र होता है तो अवसादी होता है। भाई कैसा होता है? अवसादी, है ना। हाँ, और बरसात के द्वारा कम निवेश होता है, ये भी सही है। चट्टाने प्राकृतिक भंडार होती है, ये भी सही है। वायुमंडल में शोषणीय हानि अधिक मात्रा में होती है, गलत है ये, डी। तो डी सही नहीं, बाकी सारे क्या है? सही है। तो 9वें क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा? सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा उसका? सेकंड हो जाएगा। इजी? यस बेटा। तो सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे, तो ये प्रैक्टिस कर लें। फिर आप सक्सेशन को एक बार पढ़ के आना, मैं दोबारा से उसको रिपीट करता हुआ सक्सेशन अपन अगले नेक्स्ट अपने लेक्चर में पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।